हेलो एवरीवन। तो ये पॉलिटी के एक दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। हालांकि ये टेस्ट नंबर 5 है, बट ये भी पॉलिटी की है। तो मैंने सोचा कि साथ में अभी जब पॉलिटी चल रही है तो उसके साथ में इसको भी डिस्कस कर लिया जाए, है ना। इसके बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, ऑप्शन ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या डी 1858 का भारत शासन अधिनियम, है ना। तो ये हिस्ट्री प्लस पॉलिटी दोनों में पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जब भारत में कानून अधिनियम ये पहले भी बने थे ब्रिटिश राज में, इसके बाद में भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, ऑपरेट हो रही थी। तो क्वेश्चन उस तरीके से बन जाते हैं। तो जो 1861 का आपको भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, इसमें पहली बार अधिनियम द्वारा जब कानून बनाने की प्रक्रिया हुई थी तो उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन पहले गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करते थे। और ये जब अधिनियम बना था तो उस समय वायसराय ने कुछ भारतीयों को नामांकित करने की इसमें प्रक्रिया चालू हुई थी। लॉर्ड कैनिंग हैं जिन्होंने पहले 3 भारतीय जो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। जैसे अभी अपने मतलब कि उसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, है ना, एंग्लो इंडियन को। हालांकि वो व्यवस्था हटा दी गई है। उसी तरीके से 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कथन और कारण दिया गया है। आपको पता है कथन और कारण में कि क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। कारण देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो हमें सही आंसर का चयन करके उत्तर बताना है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन। ऑप्शन सूची फर्स्ट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। ये सूची फर्स्ट है संविधान सभा समिति और ये उसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए संघ शक्ति समिति, ऑप्शन बी प्रक्रिया नियम समिति, ऑप्शन सी कार्य संचालन समिति और ऑप्शन डी प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तो इसमें से इसके अध्यक्ष जो भी सही है उसे हमें बताना है। ओके, तो संघ समिति, हाँ वैसे तो आपका ऑप्शन ए ही सही है। ये चारों जो आंसर है आपस में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सही है ना। तो इसके बाद में और आप एक्सप्लेनेशन से पीडीएफ से जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, ऑप्शन सी वेवेल योजना 1945 या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किया गया था उनमें से कोई एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, उसने ही सुझाया था रास्ता, है ना। तो जो कैबिनेट मिशन है आपका, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, है ना, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। इसमें से युग्म है वो भी सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, ऑप्शन बी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाना 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाना, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना जाना 24 जनवरी 1950, है ना। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत है। आप थोड़ा सा पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर सोचिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। जब अपना संविधान बन रहा था ये उसके पहले की प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेस के ये सारे प्रोसेस संविधान बनने के पहले के उसमें स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तभी फिर संविधान अंतिम रूप ले पाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवॉल्वेशन बोलते हैं ना, किसी नई सभ्यता का इवॉल्व होना, किसी नए कानून का इवॉल्व होना, ये उस समय की प्रक्रिया के क्वेश्चन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एकदम। देखिए आपको वैसे तो आंसर आ ही गया होगा। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 24 जनवरी को नहीं अपनाया गया था। आंसर तो यही है। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, है ना। 22 जुलाई और 1947
7 को, ना कि 50 को, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया, इसका आशय है। ऑप्शन ए, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर तो जो होगा वो होगा। इसका जो मोटा मोटा मतलब जो हम लोग अपने बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा, तो आम बोलचाल की भाषा ये है कि जैसे जब अमेरिका की बैठकें हो रही थी, अमेरिका का जब संविधान बनना था, तो फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह देखी होगी आपने, सुनी होगी, वहाँ पर ये बातचीत हो रही थी। तो अमेरिका के जो राज्य हैं वो आपस में उन्होंने समझौता किया है कि चलो चलो संघ के साथ में कि ठीक है एक संविधान बनता है और हम उसमें साथ रहेंगे अमेरिका के, है ना। तो इसका वही मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है ना, जो अपने यहाँ संविधान में लिखित है पहले ही उसमें, और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। अमेरिका में ऐसा है कि जब डिस्प्यूट होता है तो वो अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग मांग रखते हैं, ठीक है। और भारत में ऐसा नहीं है, भारत के राज्य संघों का भाग है, ठीक है। अमेरिका के क्या है कि राज्यों को मिला करके समझौता हुआ, समझौते के परिणाम स्वरूप उनका संघ बना है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है भारतीय संविधान या संघ के बारे में या अमेरिका से, दोनों में डिफरेंस इसी बात का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। वैसे जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने तो एक नॉर्मल सी छोटी सी एक बात बताई है, ठीक है। अच्छे से क्लैरिटी आपको आई थिंक उन्हीं से आएगी। तो कभी भी इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए कि क्या डिफरेंस है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर असम के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संघ सरकार भाग 5, सहकारी समितियां भाग 9 का, राजभाषा भाग 17 और संविधान संशोधन भाग 20, ठीक है। तो आपने इसके बारे में सुना होगा, जो भारतीय भाषाएं हैं और जो ये आपकी सहकारी समितियां, इनके बारे में। और ये आपको इनके भाग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, याद रखना है। बाय द वे ये सहकारी समितियां हैं ना, ये 9 का में नहीं है, 9 का में नगर पालिका है, ठीक है। जो नगर पालिकाएं हैं वो 9 का में है, ओके। और सहकारी समितियां 9 खा में है। तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका बी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में विशेषता है और सूची सेकंड में स्रोत है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे फैक्ट आते रहते। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, समवर्ती सूची, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप अगर यहाँ पर एक या दो ऑप्शन को टैकल कर पाते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा और सारी चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ेगा। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जो है, हाँ, ये जापान से ली गई है, ठीक है। अगर दो चीज़ें भी अगर आपको याद आ जाती है, समवर्ती सूची हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से है। अगर दो चीज़ें भी आपको याद आ जाती, C4 यहाँ पर है और D3 C4 D3, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये भी सेम है ना। पर मेरे को दो ये ए का याद था कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, A2 है ना। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से, तो फिर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था। ऑप्शन ए, ये वाद भी इम्पॉर्टेंट है, एक दिन मैं इनको बता दूंगी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ठीक है। ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स वाद, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका मिनर्वा मिल्स में ये वक्तव्य दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन 1987,
1990 में, 1989 में या 1961 में, ठीक है। देखिए इसको 1989 में किया गया था। पहले 21 वर्ष आपकी मतदान मतलब चुनाव में वोट देने की थी आयु, फिर इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है ये, तो इनको खूब पूछा जाता है और यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी फिलहाल यहाँ सही होगा, बाकी और चीज़ें फिर मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन ए पालकीवाला, ऑप्शन सी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या ऑप्शन डी पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये भी ऐसे वक्तव्य आते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर होगा एन ए पालकीवाला। ऐसा उन्होंने कहा था कि जो भी ये संविधान में प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, फिर अपनाया गया है, चर्चा हुई है, इसके बाद में जो बन के तैयार हुआ है, तो उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दो कथन और कारण दिए गए हैं। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। कारण, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें फंस सकते हैं ना। तो संसद को तो ये बताया गया है, मतलब संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है ना, अनुमति के बिना भी कदम उठा सकती है। अतः भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, ठीक है। तो कथन ए सही है, परंतु यहाँ पर आर गलत है। और जितनी भी ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, ये आपके आर्टिकल 3 में, ठीक है, वो सॉरी संविधान के भाग पहला आर्टिकल 3 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए मूल अधिकार असीमित नहीं है, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखिए मूल अधिकार असीमित नहीं है, ये तो सही है, सीमित है। उनमें समय समय पर आपको पता है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है ना। तो मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है और यह सीमित नहीं है, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गया। यहाँ पर असत्य पूछा है, मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यह असत्य है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों पर राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ये स्थायी नहीं है। किसी कारणवश कोई मूल अधिकार किसी और के अधिकार का हनन करता है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। और संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। तो इसलिए पहला आपका असत्य नहीं है, लेकिन दूसरा असत्य है। मूल अधिकार बिल्कुल भी असीमित नहीं है, सीमित है, ठीक है। अगर असीमित कोई चीज़ किसी को दे दी जाएगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है ना। तो ऐसे ही मूल अधिकारों के बारे में भी बात कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, इसमें वॉइस चली गई थी। तो यहाँ पर ये दिया था कि परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो परमादेश रिट होती है, ये आपको हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है, जब मूल अधिकारों का हनन होता है उसके मामले में, ठीक है। परमादेश रिट किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन यह रिट निजी व्यक्तियों, इकाई, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है, ठीक है। ऑप्शन बी, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। तो अब हमें इसमें फर्स्ट सेकेंड, या तो फर्स्ट सेकेंड दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए फिलहाल सही है। क्यों? कि भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को तो प्राप्त है, और इस प्रकार के विधेयक को संसद द्वारा सामान्य बहुमत से, ये यहाँ पर दिया ना 2/3 बहुमत से, तो सामान्य बहुमत से पारित कराना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, या ऑप्शन डी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। तो देखिए इसका आंसर तो हम अभी बताते हैं,
बट अगर जो न्यू लोग हैं, बिगनर्स हैं, या जिन्होंने भी स्टार्ट किया तैयारी, अगर इस तरीके के 1-2 पेज आपको मिल जाते हैं तो आप 20 से ऐसे लाइन डाल के इस तरफ मूल कर्तव्य और इस तरफ नीति निर्देशक तत्व, उनको नोट डाउन करके एक दीवार में कहीं चिपका लीजिए। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनमें से कुछ मूल कर्तव्य होते हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व, उनको मिक्स करके हमसे आंसर पूछा जाता है। ठीक है, और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स भी लिख लीजिए। मैंने थोड़ा सा बताया था, मे बी आई डोंट थिंक कि वो हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प तो करते हैं, बट आप अपने तरीके से भी अगर नोट डाउन कर लेंगे, इसमें आंसर शीट में कई बार दिए रहता है, जो PDF में भेजती हूँ उसमें से काफ़ी डिटेल्ड जानकारी देते हैं, या फिर आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हो वहाँ से नोट डाउन कर लो तो बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। उनको जब मल्टीपल टाइम हम रिवाइज करते तो याद रहते, वरना ऐसे लगता है कि इसमें तो चारों ठीक है, पर चारों ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ मूल कर्तव्य है और कुछ मूल कर्तव्य नहीं है, वो नीति निर्देशक होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, तो जो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है वो है संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को तो उल्लेख है। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 48 का के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखा, मैंने कहा ना नीति निर्देश, अब ये देखो, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, अंतर्गत आता है, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा से संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान का संघीय रूप आपने सुना, ये संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, अध्यक्षात्मक बोलते हैं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना। इसके बाद में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब है अगर कोई कानून पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई और व्याख्या की है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में या प्रेजेंट का जो कोई मैटर आता है बड़ा, उसको देखते हुए अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है या कोई गलत पहले हो गया है कुछ, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। जैसे हम कई बार कुछ गलत बोल दिया या हमें जानकारी नहीं या हमने मिस्टेक से बोल दिया, फिर हम उसमें सुधार की भावना रखते हैं कि उसमें सुधार किया जा सके, उस तरीके से थोड़ा सा कहने का। कानून का शासन मतलब कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो उस सेंस में ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो ठीक ठाक डिटेल दी हुई है वो आप PDF में जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी उद्देशिका यानी कि जो प्रियम्बल है संविधान की उद्देशिका जो है उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 1976 द्वारा समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश, यानी समावेश मतलब जोड़ा गया, ठीक है। तो अच्छे से आप PDF से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है, ऑप्शन बी केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक विभाजित है। तो हमें यहाँ पर आंसर देना है, क्या पहला सही है या दूसरा, या तो पहला दूसरा दोनों, या ना तो पहला और ना ही दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में सरकार का संघीय रूप के स्वरूप को अपनाया गया तो पता ही है, और जिसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का विभाजन है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, न्यायिक है ना, तो न्यायिक नहीं, वित्तीय शक्तियों का, इसलिए कथन 2 असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि पहले जो क्या नाम से कि अपने संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय है ना, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान था, जिसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब भी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे लागू किया गया था तो मूल कर्तव्य उस समय नहीं थे, है ना। जो संविधान में मूल कर्तव्य आए हैं
ये आपके 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। और उस समय इनकी संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और तब इनकी संख्या 11 थी। तो जिस समय ये समय बता रहे उस समय इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि डी इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 का, ठीक है, अनुच्छेद है। तो मैंने जो तरीका बताया उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका बी यानी अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। ये आपका 49 संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी अंशतः सकारात्मक या ऑप्शन डी सकारात्मकता का गुण लिए हुए नकारात्मक, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख वो भाग 4 में है, ठीक है, और 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है और इन्हें आयरलैंड से लिया गया है ना। फिलहाल इनका जो है वो सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित, यानी कि अगर ये राज्य फॉलो नहीं करता तो आप वहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके याद कीजिए कि ये कहाँ आपने सुना है या क्या है इसके बारे में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समाहित है, 14 यानी कि 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है। संसदनात्मक सरकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, पंथ निरपेक्षता। तो पहली बात तो ये याद रखना कि अंग नहीं है वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको सोचिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। देखिए जो सबसे हमारा मेन लाइन है वो है केशवानंद भारती 1973 का केस, ठीक है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था 1973 में, उसमें ये दिया गया था। तो अंग नहीं है, वहाँ पर ये बताया गया था आपको, तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन सी दिया यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान एवं अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है। ऑप्शन ए अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज आई थिंक चेंज होगी, बट अभी जो हमने इसके पहले जो टेस्ट से 11 नंबर देखिए वैसा ही कुछ इसमें बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना। तो भारत एवं अमेरिकी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय राज्यों एवं केंद्र के मध्य विवाद में पंचाट के रूप में कार्य करता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं, है ना। हम देखते हैं ना कि केंद्र शक्तियों में ज़्यादा मजबूत है, और अमेरिका में क्या है कि यह राज्य में निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर समानता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय के लिए, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय के लिए, ऑप्शन डी आर्थिक न्याय के लिए, और ऑप्शन सी आर्थिक न्याय के लिए, और ऑप्शन डी पद तथा अवसर की समानता के लिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, आपने न्याय शब्द तो सुना ही होगा, है ना। तो ये उसके विषय में ये, तो आई होप कि तुरंत ही आंसर आ गया। पद तथा अवसर की समानता ऐसी कोई लाइन वर्णित नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो संविधान संशोधन यानी कि 368 के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही। तो संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ लोकसभा राज्यसभा दोनों से किसी भी सदन में हो सकता है। तो ये पहला तो आपका ऑप्शन तुरंत गलत हो गया।
संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से पारित होना चाहिए, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से हमें आंसर यहाँ पर डी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन ए लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आई होप कि आपको नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, यहाँ पर निहित है पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं निहित है तो फिर अलग बात थी। तो पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 घ, ठीक है, 39 घ के तहत नीति निर्देशक तत्वों में निहित है और इसमें संयुक्त 39 घ हाँ के तहत नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। जबकि अन्य सभी तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेगा, है ना। प्रबंध के स्वतंत्र धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बी नए राज्यों का निर्माण, संसद की शक्ति, राज्य के नाम में का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, और डी कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये देखना है हमें यहाँ पर। तो ये देखिए राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, ये यहाँ पर गलत है। राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद करती है, ना कि राज्य विधानसभा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता या करते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 74, 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था को उपबंध करते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसके विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी दोहरी सदस्यता, ऑप्शन सी या 3 नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इसके पहले मैंने बताया हुआ है ना। तो 1, 2, 3, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व तो मैंने बताया ही था, है ना, उसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी एक सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये बात हो रही थी। इसमें से कोई एक तो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपका डी ही ऑप्शन इसका है। क्यों? उसका कारण बताते हैं। ओके, तो आर्टिकल 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। और जो ये दिया ये 28 के तहत आएगा। देखिए नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि आइबर जेनिक्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। ठीक है, ये पॉलिटिकल बातें हैं, जैसे कि आप उसमें पढ़ेंगे पॉलिटी में किसने कौन सी लाइन कही है, तो उस तरीके से। कारण संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। तो हमें यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। फिलहाल उत्तर ए सही है। आपको पता ही है कि सशक्त केंद्र सरकार, तो वहाँ पर कैबिनेट होती है ना। होती तो खैर राज्य में भी है, पर उसके विषय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। ऑप्शन बी सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 4 से 7 निवारक निरोध के बारे में
तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। ठीक है, सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 3 महीने, यहाँ पर जो 4 दे दिया है ना, यही गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है ना। तो आसानी से आपको आंसर मिल गया होगा। 368 के तहत, अगर भाग नहीं भी याद है तो आप फिर भी 368 पे जा सकते हो, और यहाँ पर कोई वैसा है ही नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, ऑप्शन बी महाभियोग की प्रक्रिया, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी एकल कार्यपालिका, है ना। तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन, तो उसमें विशेषता भी नहीं है, ये बताना है हमें, है ना। तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व आपके अपने संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, ना कि अध्यक्षात्मक। ठीक है, देखिए कैसे लैंग्वेज को घुमा के और उससे मिक्स करके बनाया जाता क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब ये इनमें से क्यों प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं और ऐसी आशा की जाती है, संविधान में लिखा है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे। हालांकि उनको लागू कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, पर यदि राज्य लागू करते हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने दे दिया है। किसमें हमने क्या सोच के बनाया, उसको इससे मैच करके बनाया क्वेश्चन, है ना। देखिए तो यहाँ पर जो है आपका आंसर डी है 47। ठीक है, तो 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का प्रयास करेगा, है ना। तो उसके तहत मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जाता है ना। तो इसको ऐसे मैच कर दिया नीति निर्देशक तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी बेरुवारीवाद, ऑप्शन सी मिनर्वल मिल्सवाद, या ऑप्शन डी गोलकनाथवाद। ठीक है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ लीजिएगा, इनमें डिफरेंस बताने को ही दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेरुवारीवाद हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो आपने पढ़ाई होगा संविधान को, तो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना ये स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की ये समानता है। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और 2 प्रकार के समानता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 37, आर्टिकल 43 का या आर्टिकल 44। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात हो रही है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व तो आपका 39 का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन और 93 93वां संविधान संशोधन। तो ये बोले कि सरकारी समितियों के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो ये हो जाएगा 97 यानी कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये समुदाय का कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं। ठीक है, तो मूल विशेषता नहीं है। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये न्यायोचित नहीं होते हैं, इनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लागू कर सकता है। ठीक है, इसको लागू कराने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते राज्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी। तो आपको पता ही है कि पहले जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, है ना। मूल संविधान में आम चुनावों के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 2 से 5, अनुच्छेद 1 से 6 या अनुच्छेद 3 से 6। एकदम पहले का ही सवाल है, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका 1 से 4 के अनुच्छेद के बीच के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए नए राज्यों का निर्माण, ऑप्शन बी राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन, ऑप्शन 3 विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन। तो तीसरे से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ को परम संघ पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था। ऑप्शन ए AC बनर्जी, ऑप्शन बी के संथानम, ऑप्शन सी जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स बोलते हैं, या ऑप्शन डी DD बसु, है ना। तो ये आपके के संथानम जी ने ऐसा भारतीय संघ को परम संघ कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार सही कालक्रम बनाएं। ऑप्शन ए दिया हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, या डी या 4 सिक्किम। ठीक है, तो पहले इसमें से कौन सा राज्य बना उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए नागालैंड आपका 3 ऑप्शन आ गए। अब कैसे आप टैकल करोगे। नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश 3 1 यहाँ भी है, फिर 3 1 यहाँ भी है ना। फिर सिक्किम 4, फिर 2 अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि 51 का हो जाएगा। नागालैंड आपका 1963 में बना था। ठीक है, और जानकारी आप PDF से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ए किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन से, बी रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, सी देशीकरण द्वारा, या डी उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, अगर किसी को भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसके लिए इतने हैं रास्ते जिसके द्वारा उसे मिल सकती है। डी आपका कह रहा है कि उपरोक्त सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही नहीं है। समिति है और ये प्रमुख है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी, सदन समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति HC मुखर्जी। तो इसमें से कोई एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमें उसके बारे में बताना है। तो जो सदन समिति है वो पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, सदन समिति, तो यही इसका आंसर है और ये गलत सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। आर्टिकल 239 में, आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 230 में, या आर्टिकल 235 में। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये आर्टिकल आपका 239 में संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से एक सही सुमेलित है। सरकार के प्रारूप और आवश्यक विशेषताएं, कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन, शक्तियों का पृथक्करण, एकात्मक शासन, शक्तियों का संकलन। तो सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो डी, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नंबर 1 संसद के साधारण बहुमत द्वारा, नंबर 2 संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, नंबर 3 संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, या तो फर्स्ट और थर्ड, इनमें से कौन सा से सही होंगे। तो आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद, मतलब संविधान में जब भी संशोधन 368
के हिसाब से होता है जो प्रक्रिया का वर्णन है। और आपके यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए संघर्षात्मक संघवाद, ऑप्शन बी केंद्रीकृत संघवाद, ऑप्शन सी सहकारी संघवाद, या ऑप्शन डी सौदेबाजी संघवाद। आई होप आंसर आपको आ गया होगा। सहकारी संघवाद का प्रारूप हमारे संविधान में प्रदर्शित होता है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21, है ना। तो बहुत अच्छे से आर्टिकल 19 भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 हाँ 358 के आधार पर जब आपातकाल की घोषणा होती है तो 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निदेशक तत्व तो देश के शासन में मूलभूत है। असत्य कथन है केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि असत्य कथन है ना। तो यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की शिक्षा। तो प्रस्तावना की बात हो रही है। अभी मैंने जस्ट इसके थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताया है। तो आई होप आप सभी को आंसर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। डी का उल्लेख नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं पूरी टेस्ट सीरीज़ को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ, पर क्या है ना कि मेमोरी फुल और हीट की वजह से मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। और आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ते जाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करेंगे ना। जब आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे और टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो क्लैरिटी वो क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन गलत भी बहुत होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अलग तरीके से पता होती हैं, फिर उनकी भाषा यहाँ पर क्वेश्चन की अलग बनाई जाती है। तो मेरे भी बहुत गलत होते थे, पर कुछ टाइम बाद जब प्रैक्टिस और रिवीजन प्रैक्टिस, कहीं यहाँ क्वेश्चन देख लिया, कहीं वहाँ देख लिया, तो फिर धीरे धीरे हमारी पॉलिटी में थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो जाती है। और हमें मास्टर तो बनना नहीं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है ना। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी। अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ रिएक्ट कर दिया करिए, हार्ट दे दीजिए टेलीग्राम पे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।